आप ईरानियन जो ट्रेडिशनल कुश्ती है वो करते हैं? कुश्तियों के भी ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसके अंदर विदेशी पहलवान और उनके होम टाउन के पहलवान सभी मिलके खेलते हैं। इसी हिसाब से मेरे को ईरान बुलाया गया और दोनों कंधे आप उसको मिला देंगे तो वहाँ पे कुश्ती खत्म हो जाती है। तो सेम वहाँ पे भी है कि अगर आप दोनों कंधे मिला देंगे तो कुश्ती खत्म हो जाएगी। पे कैपरी दी जाती है जिसको कैपरी को पकड़ के हम टेक्निक लगा सकते हैं और अपने मिट्टी की कुश्ती के अंदर हम उसको जांगिया कहते हैं। इंडिया को मैंने करीबन 25 बार इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया है, जिसके अंदर मेरे 5 टोटल मेडल हैं। इंटरनेशनल कोच और रेफरी का डिप्लोमा मैंने ले लिया। कोई भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए आप जाते हैं तो आपको नेशनल तो क्लियर करना ही पड़ता है। बिल्कुल। सबसे टफ पहलवान जिसके साथ आपकी कुश्ती हुई? मेरा कैरियर का इंटरनेशनल कैरियर का पहला मैच, और वो भी एक ईरान के साथ में आ गया, और वो भी एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ। पहलवान आप ये समझो कि अपनी डाइट के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे पिछले ओलंपियंस रेसलर रहे हैं वो कैसे ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं अगर यूथ में ये सब अवेयरनेस नहीं होती तो। आज के समय में फेक सप्लीमेंट वाला काम बहुत आ गया है। कुछ अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहते हैं, फेसबुक पे अपने बताते हैं कि आज के समय में आप ये इंजेक्शन ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, ये ले लो। जहाँ भी अवेलेबल ये होता है तो गवर्नमेंट कोई इनके छापे नहीं मारती? कि 99% जो उनके लोगों के हार्ट फेल होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड वगैरह के ऊपर होते हैं। बहुत सारे चांस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में बंदे को कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट उसको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद जाके पता चलते हैं। आप जिम जाओ, जिम जाना गलत बात नहीं है, लेकिन आप जो दूसरे गलत रास्ते पकड़ लेते हैं ना, आप इन चीज़ों से बच के रहो। जिन्हें स्टीरॉइड्स है या कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट या कुछ भी है वो साढ़े लिए हानिकारक है। हमारे जो पहलवान है ना वो तो स्टेरॉइड से बहुत ज़्यादा सेफ हैं। अगर कोई अच्छा बच्चा करने वाला है और उसको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती तो वो कैसे तैयार हो पाएगा। एक ओलंपिक रेसलर अगर किसी को टेक्निक बताएगा तो उसमें मेल और फीमेल क्या, टेक्निक तो सबके लिए टेक्निक। बिल्कुल जी। कुछ अच्छा पाने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है और क्या मेहनत लगती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपकी रहती है आपकी डेडिकेशन, कि आपका एक गोल होना चाहिए। ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਨੂਮਾਨ ਅਖਾੜਾ ਲਾਰਸੌਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਰੈਸਲਰਸ, ਔਰ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਅਖਾੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਰਸੌਲੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਅਖਾੜਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਔਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਸਲਰਸ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਲਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ है वो करते हैं। नमस्कार लव सिंह। हेलो सर। लव सिंह जी, एक तो पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए कि आपका ईरान कनेक्शन कैसे बना और आप कैसे कुश्ती पहलवानी जो है ईरानियन ट्रेडिशनल कुश्ती उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जी। क्योंकि ये जो कुश्तियाँ होती हैं ऑलमोस्ट सभी तरीके से जो कुश्ती होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और काफ़ी जो टेक्निक्स होती हैं एक साथ जुड़ी होती हैं, तो कई बार एक ही जो पहलवान है वो कई टूर्नामेंट्स के अंदर भाग लेता है। जैसे अपने इंडिया के अंदर खेलो इंडिया चल रहा है तो उसमें तो इंटरनेशनल पहलवान नहीं आते, लेकिन जैसे प्रो कबड्डी लीग चल रही है उसके अंदर कुछ इंटरनेशनल बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए, कुछ हमारे भारतीय भी खेलते हैं। तो इसी हिसाब से कुश्तियों के भी ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसके अंदर विदेशी पहलवान और उनके होम टाउन के पहलवान सभी मिलके खेलते हैं। इसी हिसाब से मेरे को ईरान बुलाया गया और वहाँ से मैंने अपनी कुश्ती की शुरुआत की। तो आप ईरानियन जो ट्रेडिशनल कुश्ती है वो करते हैं कि वो भी मैट में जैसे इंडोर होती है कि वो कैसे होती है, मतलब बाहर होती है, क्या उसमें क्या फ़र्क है?
फ़र्क इतना है कि उसमें 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, मैट के ऊपर ही कुश्ती होती है, और थोड़ा पॉइंट का जो पॉइंट देने का सिस्टम है, सिर्फ वो थोड़ा अलग होता है। बाकी हमारी जो नॉर्मल कुश्ती है उसी से मिलते जुलते हुए हैं कि अगर आप किसी को चित कर देंगे, मतलब दोनों कंधे आप उसको मिला देंगे तो वहाँ पे कुश्ती ख़त्म हो जाती है। तो सेम वहाँ पे भी है कि अगर आप दोनों कंधे मिला देंगे तो कुश्ती ख़त्म हो जाएगी। आप ऊपर से थ्रो मारेंगे तो वहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। तो थोड़ा सा उसके अंदर एक डिफरेंट और है कि हम वहाँ पे एक कैपरी दी जाती है, जिसको कैपरी को पकड़ के हम टेक्निक लगा सकते हैं, और अपने मिट्टी की कुश्ती के अंदर हम उसको जांगिया कहते हैं। सेम टू सेम उसी हिसाब से चलती है। तो जो हमारे नॉर्मल पहलवान हैं उनको वहाँ लड़ने में कुछ खासी परेशानी आती नहीं है। मतलब हमारे इंडिया के स्टाइल जैसे ही है। बिल्कुल उसी हिसाब से, थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं, बिल्कुल हम उसको अच्छी तरह से कर पाते हैं उसको। आप कितनी उम्र से रेसलिंग में हो और आप ईरान कनेक्शन कैसे हुआ फिर आपका? मैं करीबन 12 या 13 साल का था वो, तब से मैं पहलवानी कर रहा हूँ। और एक तख्ती कप के अंदर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ईरान गया था। तब से मेरा फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपकी सर कुश्ती अच्छी है, तो क्या आप हमारी कुश्ती भी करेंगे, क्या आप हमारे जो टूर्नामेंट है उसमें भी अपनी ज़ोर आजमाइश करेंगे। तब से फिर मेरा ईरान कनेक्शन बन गया। तो आपने अभी तक आपने कौन कौन से टूर्नामेंट ईरान को रिप्रेजेंट करके खेले और कौन कौन से मेडल जीते? मैं इंडिया को मैंने करीबन 25 बार इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया है, जिसके अंदर मेरे 5 टोटल मेडल हैं, जिसके अंदर कुछ एशियन गेम में भी है, और जो बिग अचीवमेंट है वो तफीसा वर्ल्ड गेम 2016 के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल रहा है कुश्ती के अंदर। ठीक है जी। तो अभी आप कुश्ती कर रहे हो कि अभी छोड़ चुके हो कि क्या क्या है अभी? एक एज ए एथलीट ना, कभी भी एक जो खिलाड़ी होता है कभी पुराना नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से जुड़ा ही रहता है। लेकिन अभी रिसेंटली मैं कुश्ती से थोड़ा बाहर हूँ, और इंटरनेशनल कोच और रेफरी का डिप्लोमा मैंने ले लिया। तो आजकल मैं बच्चों की जो टीम बाहर जाती है उनको सिखाता हूँ और उनको परफेक्ट करता हूँ, और उसके साथ एज ए कोच आजकल जा रहा हूँ। तो जैसे हमारे खासकर अगर बात करें तो हरियाणा के रेसलर्स तो काफ़ी वर्ल्ड में मशहूर हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ कभी मौका मिला कुश्ती करने का आपस में यहाँ प्रैक्टिस में, या कभी? नहीं, बिल्कुल होता है। जब आप अपना होम टाउन में खेलते हो तो आपको हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, एटलीस्ट केरल, मणिपुर, सभी जगह के जब क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए आप जाते हैं तो आपको नेशनल तो क्लियर करना ही पड़ता है। बिल्कुल जी। तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, होम टाउन तो आपको खेलना ही पड़ता है, और आपको जब आप यहाँ से अच्छे निकलेंगे आप तभी आगे जाएंगे। सबसे टफ पहलवान जिसके साथ आपकी कुश्ती हुई है, जो आपको लगा हो कि ये मतलब लड़ने से पहले एक बार ही पहलवान दिमाग में डालता है कि यार किसके साथ मेरा आज रेसलिंग है, बॉट है, तो कोई ऐसा कोई किस्सा? ये डिपेंड करता है कि मैच इंटरनेशनल है या इंडिया के अंदर है। जब मेरा सबसे पहला एक मैच था, मेरे को याद है करीबन 2008 के अंदर, उस समय मैं पहली बार इंटरनेशनल उसमें गया था। तो जिस समय कुश्ती के अंदर टाई पड़ती है, तो मेरी पहली टाई पड़ी वो ईरान रेसलर के साथ ही आ गई। और जो वो ईरान का रेसलर था वो पिछले साल का मेडलिस्ट था। तो दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया कि मेरा कैरियर का, इंटरनेशनल कैरियर का पहला मैच, और वो भी एक ईरान के साथ में आ गया, और वो भी एक वर्ल्ड चैम्पियन के साथ में पड़ गया जो मतलब पहले से मेडलिस्ट है। तो काफ़ी प्रेशर बिल्डअप था, मेरी पहली बाउट थी। लेकिन मेरे कोच ने बोला कि बेटे देख, तेरे पे हारने के लिए कुछ नहीं है, तू यहाँ सिर्फ जीतने के लिए आया है, क्योंकि तू पहली बार खेल रहा है। अगर तू हार भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब बाउट स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे करके मैं उस पर हावी हुआ और उसको मैंने हरा लिया। तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और उसमें 2008 में मेरा गोल्ड वहाँ पे लगा नेपाल के अंदर। ठीक है जी। तो अभी क्या फ़र्क देखते हो आप कि पहले ट्रेडिशनल कुश्ती में और अब की कुश्ती में कोई फ़र्क आया है कि अभी भी वैसे ही चल रहा है सारा? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आया। जैसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वाले नए नए रूल निकालते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं कि कभी 2 मिनट का राउंड हो जाता है, कभी 3 मिनट का राउंड हो जाता है, और रिपैच के अंदर जो कुश्तियाँ आती हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस तो होते रहते हैं। इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि सभी उस तरीके से नहीं चलता। तो अभी जैसे अभी हमने देखा अखाड़े में पहलवान हैं, वो खुद ही बादाम पूरा वो बनाते हैं, सारा कुछ जो भी मतलब सामग्री तैयार करनी होती है, तो अभी भी ट्रेडिशनल पूरा वैसे ही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल जी। मतलब पहलवान आप ये समझो कि अपनी डाइट के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा खाना उनका सबसे पहले नंबर पे रहता है कि उनको खाना और डाइट से वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बादाम उनके 12 महीने होना चाहिए, देसी घी में सब्जी होनी चाहिए, अच्छी रोटी, दूध, दही, घी, ये सब उनका 12 महीने चलने वाला काम है। तो अभी कितने डेडिकेटेड मिल जाता है यूथ?
मतलब और यूथ अगर मिलता भी है तो क्या वो इतना डेडिकेशन दे पाते हैं? नहीं, बिल्कुल दे पाते हैं। अगर यूथ में डेडिकेशन नहीं होता तो जो हमारे पिछले ओलंपियंस रेसलर रहे हैं वो कैसे ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, अगर यूथ में ये सब अवेयरनेस नहीं होती तो पहलवान तो अभी भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बस ये है कि गवर्नमेंट और थोड़ा सपोर्ट अच्छा करे तो और अच्छे बच्चे मिल पाएंगे। फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लव सिंह जी, जो ये बच्चे सप्लीमेंट्री या प्रोटीन शेक या जिम ट्रेडिशन जो है, ये क्या मतलब हानिकारक नहीं है अपने यूथ के लिए? देखिए, सप्लीमेंट्री के लिए सबसे मैं पहले बोलना चाहूँगा कि आज के समय में ना फेक सप्लीमेंट वाला काम बहुत आ गया है, और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो है स्टेरॉइड। बिल्कुल जी। एक स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करने के लिए केवल ऑथराइज जो बंदा होता है वो होता है केवल एक डॉक्टर। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहते हैं और फेसबुक पे अपने बताते हैं कि आज के समय में आप ये इंजेक्शन ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, ये ले लो। तो आप ये समझो कि बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलने का अगर जो काम कर रहे हैं ना, वो ये लोग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को इसके लिए सख्त होना चाहिए। यहाँ जैसे कि बच्चे स्टीरॉयड लेते हैं, ओपनली मार्केट में मिलता है, इसकी कोई सख्ती नहीं है, तो क्या जो ये जिम है या कोई जहाँ भी अवेलेबल ये होता है तो गवर्नमेंट कोई इनके छापे नहीं मारती या इनके कोई टेस्ट नहीं होते हैं कि भी? क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है कहीं जिम में भी लोग जिम करते करते भी हार्ट फेल होकर मर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ये बहुत सही बात कही कि जिम में हार्ट फेल होकर जो लोग मर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो है कि 99% जो उनके लोगों के हार्ट फेल होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड वगैरह के ऊपर होते हैं। 1 या 2% चांस ऐसे होते हैं जिनको पहले से कोई उनकी हिस्ट्री रही होती है कि उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या कुछ ब्लॉकेज है, वरना 99% जो है वो स्टेरॉइड की ही वजह है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट के कागज़ों में तो बड़ी सख्ती है, लेकिन एक्चुअल लेवल पे इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है कि आज के समय में एक जो कोच होता है ना, वो सर्टिफाइड कोच भी नहीं होता। यस। जिमों के अंदर मतलब वो खुद ही कोच, सेल्फ कोच बने हुए हैं। सेल्फ कोच बने हुए हैं और वो केवल अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए ऐसे काम करते हैं कि आप ये दवाई ले लो। क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें देखा, ऑनलाइन इजीली स्टेरॉइड अवेलेबल हो रहा है। पर लव सिंह जी, जो सेल्फ कोच बने हुए हैं, क्या वो इतने कमर्शियल हो चुके हुए, वो किसी की जान से भी खेल रहे हैं? इसका मतलब वो तो फिर मतलब किसी को अगर वो गलत एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं या गलत स्टीरॉइड दे रहे हैं तो ये फिर जान से खेलना ही हो गया लोगों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये जान से खेलने वाली बात है। बस उनको क्या है कि उनको जिमों के अंदर क्या है, उनका सैलरी पैकेज बहुत कम होता है कि एक जो जिम कोच है वो 10,000 12,000 में रखा हुआ होता है। तो जब उसकी सैलरी कम होती है तो वो सोचता है कि मैं बाहर से अर्न अप कैसे करूं। तो जब उसको लालच आता है तो उसको भी हो सकता है आगे किसी ने ऐसे बताया हो कि यार ये गोली दे दे, इससे कुछ नहीं होगा उसको, ये इंजेक्शन दे दे, उससे कुछ नहीं होगा। जो वो मसल पुशअप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, में गोलियां मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो दे दो, उससे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे चांस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में बंदे को कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट उसको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद जाके पता चलते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन कईयों को ऐसा होता है कि उसने आज लिया और 2 महीने बाद ही कुछ प्रॉब्लम आने लगती हैं, तो उसमें वो कह देते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना इन गोलियों से ही है। और कई बार ये बंदा शर्म की वजह से चुपचाप होके बोलता भी नहीं है, जिम छोड़ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को तो इसमें सख्त होना ही चाहिए। स्टेरॉइड के अगेंस्ट तो मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ कि बिल्कुल वो होना चाहिए कि यूथ जो है वो आज के समय में, आज के एक आप अच्छे से अखाड़े में जाओ, वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 50 या 60 लड़का ही मिलेगा मेहनत करने वाला। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी जिम में चले जाओ तो वहाँ पे हो सकता है 200 क्लाइंट हो, 300 क्लाइंट हो। दूसरी चीज़ क्या है कि जिम एक शॉर्टकट वे बन गया है। आदमी ना ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता है। अखाड़ा जो है, अगर हम देसी भाषा में बोलें तो लोहे के चने चबाने वाला काम है यहाँ पे। बिल्कुल जी। यहाँ पे जब सोना तपता है तो आग के अंदर तपता है, और वहाँ पे क्या है कि कोच कहता है यार क्या करेगा इतनी मेहनत करके, बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है, एक गोली से ही बना लो, क्या इतना शरीर को दुख देना। तो बात वही है जी, फिर ये तो मतलब एक मिस गाइडेंस है यूथ को। अगर कोई यूथ डेडिकेटेडली जिम जाता भी है सीरियस होके भी, वो उसका गलत गोली के साथ सारा ही गलत कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। आप जिम जाओ, जिम जाना गलत बात नहीं है, लेकिन आप जो दूसरे गलत रास्ते पकड़ लेते हैं ना, आप इन चीज़ों से बच के रहो। जिम जाने के साथ में वहाँ पे आपको आपका कोच जो आपको कह रहा है कि आपको वेट घटाने के लिए मैं आपको ये टैबलेट दे दूँगा, ये स्टेरॉइड दे दूँगा, सबसे ज़्यादा गलत ये चीज़ है, सबसे ज़्यादा बेकार चीज़। बिल्कुल जी। तो दोस्तों तुसी देख जिस सुनिया लव सिंह जी को कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
तो इसमें एक बात और आती है कि पहले जो पहलवान होते थे, आपने सबने सुना होगा, गामा पहलवान हो गए या दारा सिंह हो गए, ये कभी स्टीरॉयड्स पे पहलवान नहीं बने, या ये कभी जिम जाके पहलवान नहीं बने। इन्होंने बादाम खाए, काजू खाए, ड्राई फ्रूट, या मेहनत करके अपनी बॉडियाँ खुद बनाई, और एक ट्रेडिशनल वे से इन्होंने अपना नाम भी इंटरनेशनल लेवल पे बनाया। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई स्टीरॉयड खाने से या जिम जाने से आप अच्छे पहलवान या बॉडी बिल्डर बनते हो। बॉडी बिल्डर आप बनते हो अपने मेहनत से, उस पर ये तपना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा कि आग में तप के ही सोना निखर के निकलता है। तो लव सिंह जी से और भी बातें करते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप भी कि जो लव सिंह जी कह रहे हैं वो खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और अभी कोच हैं और रेफरी भी हैं। तो इनकी हर एक बात कही हुई, क्योंकि इन्होंने प्रांत प्रांत पहलवान देखे हैं, यूथ को इन्होंने देखा है क्या यूथ कर रहा है और क्या प्रैक्टिस करता है। तो इनकी बात बड़े ध्यान से सुने और नोट करें ये चीज़। तो लव सिंह जी, जो जैसे अभी यूथ का आप बता रहे हो स्टीरॉयड वगैरह का, तो गवर्नमेंट इन जो भी पहलवान हैं या अखाड़े हैं, यहाँ पे भी डोप टेस्ट होते रहते हैं बीच बीच में? सर हमारे जो पहलवान है ना वो तो स्टेरॉइड से बहुत ज़्यादा सेफ हैं, ठीक है जी। अभी तक जो है, क्योंकि यहाँ पे कोच जो है वो बहुत सख्त होते हैं। बच्चों का यहीं खाना, यहीं पीना, यहीं रहना, बाहर ज़्यादा कम जाना। वो स्टेरॉइड लेगा कब? ओके। अगर वो इंजेक्शन लेगा तो कहाँ लेके आएगा? मतलब इनका जो भी डाइट चीज़ है सब कुछ इसको उनको यहाँ अखाड़े में ही मिलेगी और यहीं बिल्कुल। खुद बनानी पड़ेगी? बिल्कुल। मतलब बाहर का कनेक्शन कोई नहीं? बाहर का कनेक्शन कम रहता है खाने पीने के मामले में अकॉर्डिंगली, बाहर का जो कनेक्शन रहता है कम रहता है। वैसे इनको मेहनत करने के लिए, मेहनत करने के बाद वो मेहनत ही इतनी कर लेते हैं कि उनको बाहर जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल जी। जो आदमी एक दिन में 1000 दंड या बैठक लगाएगा, 20 रस्से करेगा, अंदर मैक पे प्रैक्टिस करेगा, वो कहाँ तो रील देखेगा, कहाँ फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखेगा और कहाँ वो स्टेरॉइड ढूंढेगा। कितने साल में एक पहलवान मतलब तैयार होने में लगते हैं? ये डिपेंड करता है कि उसको करवाने वाले उसके गुरु और उसके कोच कैसे हैं, और दूसरा डिपेंड करता है वो खुद कैसा है, और तीसरी चीज़ डिपेंड करती है उसकी सेल्फ रिकवरी और इंजरीज के ऊपर। बिल्कुल जी। अगर कोई अच्छा बच्चा करने वाला है और उसको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती तो वो कैसे तैयार हो पाएगा? उसी जगह पे एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है लेकिन उसे एक गुरु बहुत अच्छा मिल गया तो डेफिनेटली वो एक दिन इतिहास रच देगा। अभी तो लड़कियां भी पहलवान हैं, कहीं हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत के आ रही हैं। तो मतलब वो भी इन्हीं अखाड़ों से तैयार होती हैं कि लड़कियों के अखाड़े अलग होते हैं, कुछ उनका डिफरेंट वे ऑफ लिविंग रहता है? ऐसा नहीं है, कई जगह पे लड़के और लड़कियों का अखाड़ा एक भी है, कुछ जगह पे सेपरेट अखाड़े भी बनाए गए हैं। उनको कराने के लिए फीमेल कोचेज़ भी होती हैं, मेल कोचेज़ भी बताते हैं, फीमेल कोचेज़ भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ भेदभाव वाला काम नहीं है। एक ओलंपिक रेसलर अगर किसी को टेक्निक बताएगा तो उसमें मेल और फीमेल क्या, टेक्निक तो सबके लिए टेक्निक है। बिल्कुल जी, पढ़ाई तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो पढ़ाई है, तो उसमें तो इतना बड़ा कुछ है ही नहीं। और इस बार का ओलंपिक में देखें तो हमारा 1 पुरुष और 5 महिलाएं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और आशा करता हूं और सबको बेस्ट ऑफ लक भी कहता हूं आपके चैनल पे। मैं सोचता हूं कि हमारे जितने भी लोग गए हैं वो सब मेडल लेके ही आए हैं, कोई खाली हाथ ना आए। बिल्कुल जी। देखो पेरिस ओलंपिक से इस बार सिर्फ एक बंदा थे, 5 फीमेल्स गई हैं कुश्ती के लिए, तो उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देंगे। हम भी आशा करते हैं कि वो मेडल जीत कर आएँ, जीतकर आशा क्या करते हैं वो जीतकर ही आएंगे, हमें पूरा भरोसा है अपने पहलवानों पे। तो दोस्तों तुसी देख रहे हो हरियाणा ते असी लड़सौली पिंड बैठे हाँ, जिथे गुरु हनुमान अखाड़ा असी बैठे हाँ, एक ट्रेडिशनल अखाड़ा है। तो लव सिंह जी नाल असी गलबात करते पे हाँ। हुण लव सिंह जी तो असी जानांगे कि हुण दे यूथ वास्ते उन्हां दा की मैसेज है, तो यूथ नूं की करना चाहिए तो की छड्डना चाहिए, अगर कुछ पाना है तो की खोना पैंदा है। लव सिंह जी नाल पूछांगे। लव सिंह जी, हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज है देश के, कि क्या कुछ अच्छा पाने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है और क्या मेहनत लगती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपकी रहती है आपकी डेडिकेशन, कि आपका एक गोल होना चाहिए। अगर आपका गोल एजुकेशन की तरफ है तो आपको पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका गोल ओलंपिक में मेडल की तरफ है तो आपको उसके लिए दिन और रात एक करनी चाहिए। मतलब जैसे मोबाइल एडिक्ट नहीं होना चाहिए। स्टेरॉइड तो खैर आप ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे तो आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समय समय पर डोप टेस्ट होता रहता है। ये बॉडी बिल्डिंग वाला काम नहीं है कि हाँ भाई आप कुछ भी ले लो और कहीं पे भी चले जाओ, कहीं खड़े हो जाओ और आपका मेडल पड़ जाएगा।
ये चीज़ अगर आप सोच के चल रहे हो किसी भी आईओसी के गेम में जो ओलंपिक के अंदर में आता है या नाडा या वाडा के अंदर में आता है, तो ये चीज़ तो दिमाग से निकल ही जानी चाहिए कि आप यहाँ पे शॉर्टकट तो ले ही नहीं सकते। तीसरी चीज़ क्या है, आपकी एक अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो आपको लेना चाहिए, और उसके बाद में आपका वर्कआउट, और उसके बाद आपका रेस्ट। बिल्कुल जी। दोस्तों, ये थे लव सिंह जी हमारे साथ, जो इंटरनेशनल कोच भी हैं, सर्टिफाइड और रेफरी भी हैं। तो इनसे जो हमने आज मुलाकात की और बातचीत की, इससे बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमारा यूथ जो है वो सिर्फ अपना टाइम, जो काफ़ी यूथ मोबाइल में व्यर्थ गवा रहा है। कहते हैं मोबाइल जो है वो कभी करियर नहीं बना सकता, बट अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, जैसे लव सिंह जी को आप देख ही रहे हो, ये कड़ी मेहनत है जो आज ये इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, इन्होंने मेडल जीते हैं। और बॉडी बनाना तो आसान है, पर बॉडी मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल, भयंकर काम बॉडी मेंटेन करना है एक्चुअल में। तो लव सिंह जी आज भी जो हैं पूरी वैसे ही कसरत करते हैं अपनी बॉडी मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। और हमारे साथ जुड़े रहिए द स्ट्रीट टॉक शो पे, मुलाकात का जरिया चालू रहेगा, और भी मेहमान और ख़ास मेहमानों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।